स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग सेंटर। आज हम वो एमसीक्यूज लेकर आए हैं आपके लिए जिनका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, और वो है आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे एमसीक्यूज। इससे पहले हमने एक लेक्चर अपलोड किया था एमसीक्यूज पे, वो भी आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, और आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया था और आप सभी ने कहा था कि मैम प्लीज इसका जैसा ही एक और लेक्चर बनाइए जिसमें आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, और ताकि हमें लर्न हो पाए। तो ये वैसा ही एक लेक्चर हमने आपके लिए यहाँ पर बनाया है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली अगर आप लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही में कुछ स्टूडेंट ये भी बोल रहे थे कि मैम प्लीज़ आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे एक सीरीज बनाइए ताकि हम जितने भी आर्टिकल्स के रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमको लर्न हो पाए। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे इसी तरह डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ एक सीरीज बनाऊं ताकि वो आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि यस मैम प्लीज़ आप एक सीरीज बनाइए। तो मैं एवरी डे 3 PM यानी दोपहर 3 बजे एक वीडियो अपलोड करूंगी जो कि आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड होगा, जो कि मंडे से स्टार्ट होगा। तो आज आप जो रिस्पॉन्स देंगे उसके हिसाब से मैं स्टार्ट करूंगी आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एमसीक्यू सीरीज। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा लेक्चर। तो फर्स्ट चीज़ ये है कि अगर आपको लेक्चर पसंद आ जाए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आप हमेशा भूल जाते हैं लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी अनुच्छेद 72 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 60। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 52 बिल्कुल सही हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ सकते हैं, यह पद देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। वह तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति उनमें निहित होती है, ये भी आपको याद रखना है। वह राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता का अंत यानी अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 17 बिल्कुल सही हो जाता है, यानी अस्पृश्यता का अंत यानी अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अनुच्छेद 17 में है। अब पॉइंट क्या आ सकते हैं आपके, यह एक पूर्ण मौलिक अधिकार है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है क्या ये एब्सोल्यूट राइट है? तो हाँ, अनटचेबिलिटी एक एब्सोल्यूट राइट है, यानी पूर्ण मौलिक अधिकार है हमारा। इसके उल्लंघन पर दंड का कड़ा कानून प्रावधान भी होता है। अगर आप कहीं इस तरह की चीज करती है जो अनटचेबिलिटी को अगेंस्ट है तो आपको वहां पर दंड भी मिलता है। इसका उद्देश्य समाज से छुआछूत जैसी कुरीति को मिटाना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। यह अनुच्छेद किसी भी रूप में इसके अभ्यास को रोकता है, और जो नागरिक अधिकारिक संरक्षण अधिनियम 1955 है वो इसी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 50। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 बिल्कुल ही सही हो जाता है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में वर्णित किया गया है। इसे गांधीवाद सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, तभी जो है वो विकास हो सकता है, इसलिए गांधीवाद यहाँ पर उसे कहा जाता है। यह राज्य को पंचायतों के संगठन का निर्देश देते हैं। इसी के आधार पर जो 73वां संविधान संशोधन भी किया गया था, जो आपको याद रखना है। यह स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की लीव है, जो कि एक डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है। यह सत्ता के विकेंद्रीकरण को भी बढ़ाता है, यानी जहां पर लोकल लोगों तक भी सारी चीजें पहुंचाई जाएंगी, इसलिए पंचायतों का संगठन किया गया था, गठन किया गया था। नंबर 4 है यहाँ पर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा? ऑप्शन ए नेहरू जी, ऑप्शन बी आर अंबेडकर, ऑप्शन सी गांधी जी या ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी आर अंबेडकर बिल्कुल ही सही हो जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल 32 जो है वो हमारा क्या है, संविधान की आत्मा है, वो बी आर अंबेडकर जी ने कहा था। यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों के लिए कोर्ट जाने की शक्ति देता है
है ना, जो रीट्स होती है वो। सुप्रीम कोर्ट इसके तहत 5 प्रकार की रीट जारी करता है। यह अनुच्छेद अन्य सभी अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। अब रीट क्या होती है? जब अगर आपके मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को कोई छीनने की कोशिश करता है तो आप कोर्ट में जाकर उसके अगेंस्ट रीट कर सकते हैं, यानी अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। इसके बिना मौलिक अधिकार केवल कागज के समान रह जाएंगे। अगर मौलिक अधिकार के अगेंस्ट अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट्स के वो कर रहा है, तो अगर आप वो नहीं रीट नहीं जारी कर पाएंगे तो फिर आपके मौलिक अधिकार क्या हुए? तो इसलिए उसके सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। इसके उपचारों का उपचार भी किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि समान नागरिक संहिता, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 48 में या अनुच्छेद 51 के अंदर? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 44 राइट हो जाएगा। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है। इसका लक्ष्य सभी धर्मों के लिए एक समान व्यक्तिगत कानून बनाना है। यह विवाह, तलाक या उत्तराधिकारी जैसे मुद्दों को कवर करता है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का हिस्सा है और हाल ही में उत्तराखंड इसे लागू करने वाला नवीनतम राज्य बना है, जो कि आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देना है। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज किस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं? अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 52 या अनुच्छेद 36 के अंदर? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 क्लॉज ए यानी आर्टिकल 51 क्लॉज ए के अंतर्गत फंडामेंटल जो ड्यूटीज है उसे जोड़ा गया है। इन्हें 42वें संशोधन यानी 1976 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। यानी कौन से संशोधन से फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, याद रखना, ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं होते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया था, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये न्यायालय द्वारा सीधे लागू यानी इन्फोर्सेबल नहीं किए जा सकते हैं। इसका पालन करना प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि धन विधेयक जो मनी बिल है की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112 या अनुच्छेद 123? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 110 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो करते हैं। इसे पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश लेना आवश्यक हो जाता है। अगर आपको मनी बिल पेश करना है तो आपको पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ती है, तभी आप उसे पार्लियामेंट में, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, वहां पर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। राज्यसभा में इसे केवल 14 दिनों तक विचार के लिए रखा जा सकता है। साथ ही में एक याद रखना है कि हमेशा मनी बिल जो है, धन विधेयक बिल अगर जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही क्या किया जाता है, प्रवेश मतलब उसका जो अगर आपको प्रेजेंट करना है तो आप सिर्फ लोकसभा में कर सकते हैं। राज्यसभा का कोई भी व्यक्ति मनी बिल नहीं इंट्रोड्यूस कर सकता है। यह मुख्य रूप से कारागार यानी टैक्स और सरकारी खर्चों से संबंधित है। इसे केवल एक सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है, यानी कोई भी प्राइवेट पर्सन यहाँ पर उसे नहीं पेश कर सकता है और सिर्फ लोकसभा ही पेश कर सकती है, राज्यसभा नहीं करती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको है कि भारत का महा न्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल बोलते हैं किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148 या अनुच्छेद 165? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 76 बिल्कुल राइट हो जाता है। भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 से संबंधित है। वह भारत का सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी यानी लॉ ऑफिसर होता है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसे भारत में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में बैठने का भी हकदार है और राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न यानी एट द प्लेजर वह पद धारण कर सकता है। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत यानी एट द प्लेजर वह पद धारण कर सकता है।
क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 343 या अनुच्छेद 352 के अंदर। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 324 बिल्कुल सही हो जाता है। आर्टिकल 324 डिटेल एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं कि यह लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा चुनाव करता है। यह एक स्वतंत्र और स्थायी संवैधानिक निकाय यानी बॉडी है। कौन? इलेक्शन कमीशन। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। यह चुनावी मतदाता सूची तैयार करने का कार्य करता है। यह चुनाव की तिथि और आचार संहिता की घोषणा करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है? अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर 360। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी आर्टिकल 352 यानी 352 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लग सकती है। यह युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगता है। इसकी घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। अब आप बताइए कि अनुच्छेद 19 कौन सा हमारा अनुच्छेद में हमारे कौन से राइट्स हैं, जो कि आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। इसके लिए कैबिनेट की लिखित सिफारिश अनिवार्य होती है। कैबिनेट कौन होता है? जो कि प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ जो 15+ जो लोग होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कैबिनेट बोलते हैं, जिनकी लिखित सिफारिश यहाँ पर अनिवार्य हो जाती है। इसे पूरे भारत या भारत के किसी एक हिस्से में लगाया जा सकता है। इसे संसद के विशेष बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा क्या हुए थे? चेंजेस हुए थे, वो हम एक पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि इंपॉर्टेंट है कि वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर आपका अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368 या अनुच्छेद 370। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 360 बिल्कुल सही हो जाएगा। यह देश के वित्तीय शाखा यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में होने पर लगाया जाता है। इसके दौरान सरकारी कर्मचारी के वेतन में कटौती की जा सकती है। यह एक बार घोषित होने पर अनिश्चित काल तक जारी रह सकती है। भारत के आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। इसे सामान्य बहुमत से संसद द्वारा पारित किया जा सकता है। देखिए, सामान्य बहुमत से किया जाता है, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आपको याद रखना है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में की गई है? कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें अगर अमेंडमेंट करना है किसी भी आर्टिकल के अंदर, तो आप वो कौन सा अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं? तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 368 यानी अनुच्छेद 368 या फिर अनुच्छेद 370 या फिर अनुच्छेद 324। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए, यह संसद को संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने की शक्ति देता है। इसमें संशोधन की 3 प्रकार यानी साधारण, विशेष और राज्यों की सहमति है। संशोधन का प्रस्तावन संसद के किसी भी संसद में लाया जा सकता है। इस पर दोनों संसदों के बीच संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। यह संशोधन संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 280 या फिर अनुच्छेद 315। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 148 यानी 148 बिल्कुल राइट हो जाता है। इसके रिलेटेड देखिए, इसे भारत के सार्वजनिक वित्त यानी पब्लिक पशु का संरक्षण कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य सरकारी खर्चों का ऑडिट करना होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक होता है। इसे पद से हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है। सेवानिवृत्त के बाद यह भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वित्त आयोग यानी फाइनेंशियल कमीशन का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 300 या फिर अनुच्छेद 110। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो बी है 280 बिल्कुल राइट हो जाएगा। वित्त आयोग यानी फाइनेंशियल कमीशन का गठन अनुच्छेद 280 के तहत होता है। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल के अंतराल पर इसका गठन किया जाता है। यह केंद्र और राज्य के बीच करों यानी टैक्सेस के वितरण की सलाह देता है। यह पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए अनुदान की सिफारिश करता है। यह एक अर्ध न्यायिक यानी क्वाजी जुडिशियल संस्था है। वर्तमान में 16वां वित्त आयोग यानी अरविंद
पनघड़िया कार्यरत है, ये आपको याद रखना है कि हाल ही में कौन सी पोजीशन पर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा होगा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का, हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 348 और अनुच्छेद 350। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 351 जो है वो हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना में वर्णित किया गया है। इससे रिलेटेड देखिए, यह केंद्र सरकार को हिंदी भाषा का प्रसार करने का निर्देश देता है। इसका उद्देश्य हिंदी को भारत की सामासिक संस्कृति का माध्यम बनाना है। अनुच्छेद 343 हिंदी को संघ की राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करता है। भाषा के संबंधित सभी प्रावधान संविधान के भाग 17 में दिए गए हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आगे हम बहुत लॉन्ग सीरीज लेकर आने वाला आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आपको इन सभी लेक्चर की ई बुक या फिर पीडीएफ चाहिए। अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, हम आपको जल्द ही वो प्रोवाइड करवा देंगे ताकि आप घर बैठे भी उसे कंटिन्यूसली रिवीजन भी कर सकते हैं इजीली, और साथ ही में अपने एमसीक्यू को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना मत भूलेगा। कमेंट में बताना कि क्या आपको ई बुक चाहिए, पीडीएफ चाहिए, और साथ ही में क्या आपको इसकी लॉन्ग फॉर्मेट यानी 1000 प्लस एमसीक्यू सीरीज चाहिए या नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।